है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है, तो आपकी बुक में जो भी नाम हो आप वो देख लेना। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो भी आपका मीडियम हो आप उस हिसाब से देखें। चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। बेसिकली हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसीज थी, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, उनको गवर्नमेंट को 1991 में उन पॉलिसीज को क्यों चेंज करना पड़ा, हम उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वाला है जो हमारा स्वतंत्रता से पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। देन उसके बाद में जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, यानी 1950 से लेकर 1990। अब ये किसी किसी बुक में 1950 दिया हुआ है और किसी किसी में 1947 है, तो वो आप देख लेना, मतलब उसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। उसका भी क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली 47 में हमको आज़ादी मिली, 47 से 50 तक तो हमें मतलब क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पॉलिसी बनाने में, इस सब में इतना टाइम लगा। इसकी वजह से कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो 1947 के बाद तुरंत से बन गई थी, और बहुत सारी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी ऐसी थी जो 1950 के बाद बनी। इसलिए ये डिफरेंस किसी किसी बुक में 1950 दिया हुआ है और किसी किसी में 47। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1950 से लेके 90 तक अब जो इस वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिटवीन 1947 से 1950 तक। ये वाला जो पार्ट है कि 1947 से लेके 1990 तक, ये पार्ट हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखे हैं, आपको उसके नोट्स चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई थी, कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी जब हमारा इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है आफ्टर 1990 या फिर एट 1991। ऐसा क्या हुआ था कि 1991 में हमें कुछ नई पॉलिसीज अपनानी पड़ी। तो अगर हम थोड़ा सा सेकेंड चैप्टर की बात करें तो आपने वहाँ पे, हम पहले से पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने कुछ अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, क्योंकि हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई थी, उनको हमें चेंज करना पड़ा। रीज़न क्या था वो सेकेंड चैप्टर से आप लोग पढ़ लेना। मतलब मैं थोड़ा सा अगर समझा दूं आपको, तो रीजंस ये थे कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें अपने हाथों में रखी हुई थी, मतलब जो कंट्रोल था वो पूरा गवर्नमेंट का था। लेकिन बाद में हमें ये देखने को मिला 1990 में, 1990 में, कि हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें अपने हाथों में रखी हुई हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो जो उस टाइम पे हमारे लीडर्स थे, जो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी, जैसे उनमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन सब लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए। वो क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम बाहर से ना तो इंपोर्ट कर पा रहे थे और ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया तथा इस संकट के समय में भारत ने जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, से वर्ल्ड बैंक से 7 मिलियंस का ऋण लिया। जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो इंडिया ने जो हेल्प मांगी वो किससे मांगी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
जिसको अभी नाम मतलब वर्ल्ड बैंक के नाम से आप जानते हो, उनसे 7 बिलियंस का ऋण लिया, 7 बिलियंस का लोन लिया। लेकिन साथ में उन्होंने बोला हम आपको लोन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसी अभी आपकी पॉलिसीज चल रही हैं उनके हिसाब से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वापस से वैसी ही रहने वाली है। तो वो क्या क्या था वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब सुधार की बात आई कि हमें सुधार करने हैं बहुत सारे, तो उन सुधारों में पहला था सबसे पहले लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है उदारीकरण। अगर मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा समझाऊं यहाँ पे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि हम किसी से बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे या फिर ट्रेड नहीं कर सकते थे, जो टैक्स था वो बहुत हैवी था, वो सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस बहुत हद तक हटा दिए गए थे। अब अगर हम लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स की बात करें, यानी कौन कौन से सुधार किए गए इसमें, इसकी बात करें, तो यहाँ पे 5 तरीके के सुधार आपको देखने को मिलेंगे, जिसको शॉर्ट में मतलब आपको याद रहे इसके लिए फिट, FFITT, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिससे आपको बाकी चीजें याद करने में इजी हो जाएगा। फिट कौन कौन से रिफॉर्म्स थे? रिफॉर्म में फर्स्ट जो सुधार आया वो आया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकंड है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड वाला F है तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। थर्ड वाला है I, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स, कुछ सुधार किए गए। थर्ड वाला है टैक्स रिफॉर्म्स, यानी कर में सुधार। फिफ्थ वाला है फोर्थ है, और फिफ्थ वाला है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी व्यापार नीतियों में कुछ सुधार किए गए। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली अगर हम LPG, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इन सब का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना था कि अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको हटाओ, बाहर के जो देश हैं उनसे ट्रेड करो, ट्रेड को इजी बनाया गया जिससे कि हमारी इकोनॉमी में सुधार आ सके। हमने यहाँ पे कौन कौन से सुधार किए गए, जिसमें पहला वाला है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय क्षेत्रक सुधार। क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, आपके लिए समझना इजी होगा। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चेंज इन रोल ऑफ RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों में बदलाव। इससे पहले रिजर्व बैंक कैसे काम कर रही थी? रिजर्व बैंक आपके लिए एक फैसिलिटेटर की तरह काम नहीं कर रही थी, वो आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रही थी, वो सिर्फ आपको क्या है इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, आपके ऊपर एक कमांड बनाई हुई थी। लेकिन अब इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया गया, बोला गया कि जो RBI है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वो आपकी हेल्प करेगी, वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, वो केवल आप पर कमांड नहीं रखेगी। मतलब कमांड तो अभी भी आप सुप्रीम हो, ये बोला गया कि आप सारे बैंक्स में सुप्रीम बैंक हो, बट आप केवल कमांड नहीं रखोगे, आप बाकी सारे बैंक को लोन देने में, बाकी सारी फैसिलिटीज में उनकी हेल्प करोगे। उसके बाद में जो सेकंड वाला है ऑर्जिन ऑफ प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंकों का प्रयोग। आप देखते हैं आजकल बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर में जितना भी सुधार देखने को मिलता है, जितनी भी मतलब प्रोसेस जो जल्दी होता है, वो सारा सुधार आपको प्राइवेट बैंक्स की वजह से ही देखने को मिला। उनमें से फर्स्ट की अगर हम जो बात करें तो जैसे लाइक ICICI बैंक, उस तरीके की बैंक जो कि जल्दी आप कस्टमर्स को पूरे तरीके से सेटिस्फाइड करती हैं और जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको जल्दी से फुलफिल करती है। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा चेंज था हमारी इकोनॉमी को सुधारने में उस टाइम पर। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था उसको बढ़ा दिया गया, 51% कर दिया गया। मतलब इससे पहले क्या था, ट्रेड को जो आप बाहर ट्रेड कर रहे हो इंडिया के बाहर, उसका परसेंट बढ़ा दिया गया। उससे पहले क्या था, गवर्नमेंट हमेशा बोलती थी कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए, बट अब ये महसूस किया जाने लगा कि जब तक हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, तो उसको बढ़ाकर उसका रेट 51% कर दिया गया। ये एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला हमारे 1990 के बाद या फिर 1991 में। उसके बाद में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस। बैंक की ब्रांचों को देखो, अभी क्या था, धीरे धीरे करके बैंक्स बढ़ रही थी क्योंकि प्राइवेट बैंक आ चुकी थी। तो अगर कोई
बैंक मतलब नए बैंक की कोई ब्रांचेस आने वाली हैं या कोई नई ब्रांचेस खुलने वाली हैं, या काम का प्रेशर, क्योंकि उस टाइम पे भी आप समझिए इस बात को कि अभी के अभी मतलब जस्ट हम आज़ाद हुए थे तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो अगर नई ब्रांचेस खुलना था तो वो प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया गया। उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन वगैरह थे उनका प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया गया था। इसके बाद में जो सेकेंड वाला एफ है उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी विनिमय सुधार। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, इसका मतलब ये है कि अपने रुपए की वैल्यू, जो आपके यहाँ रुपए चलते हैं उनकी वैल्यू कम कर देना बाकी देशों की तुलना में। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन। इससे क्या होगा, अगर लोगों को मेरा सामान सस्ता पड़ेगा तो वो मेरे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारा जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। तो अपने एक्सपोर्ट को रेज करने के लिए हमने क्या किया, अपने रुपये की जो वैल्यू थी उसको कम कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना रेज एक्सपोर्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला आई है, फिट में एफ हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट है आई मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से सुधार देखने को मिले, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्रक सुधार। फर्स्ट वाला है रिड्यूस इन लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना। इससे पहले तक गवर्नमेंट ने मतलब 1947 से लेके अगर हम 1990 तक की बात करें तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस की जो प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। आपको अगर कोई भी अपना काम करना है तो लाइसेंस बनवाने पड़ते थे बहुत ज़्यादा, और उसका जो प्रोसेस था वो बहुत टफ था, बट उसको बहुत आसान कर दिया गया। अब आप आराम से लाइसेंस बनवाओ और आराम से अपना बिजनेस कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट दिया गया है वो है डिडक्ट इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सरकार की भूमिका को कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें ये देखने को मिल रहा था कि अननेसेसरी गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, लाइसेंसिंग कर रही थी, तो उस प्रोसेस को आसान किया गया। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट के अंडर में 17 सेक्टर्स हुआ करते थे, उनको कम करके 8 सेक्टर्स कर दिया गया, और अब गवर्नमेंट केवल 3 ऐसे सेक्टर्स हैं, 3 ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें गवर्नमेंट पूरे तरीके से अपने हाथों में रखा हुआ, और बाकी सबके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से उनमें काम कर सकता है। वो 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, आप ऑटोमेक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर आराम से काम कर सकता है। नेक्स्ट है डिरिजर्वेशन ऑफ SSI। SSI का मतलब है यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों की सीमा की समाप्ति। इससे पहले तक क्या था, 1990 से पहले तक की अगर बात करें तो जो लघु उद्योग थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उन पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक लिमिटेड अमाउंट था, आप इससे ऊपर का ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे वो अब यहाँ पे वो सारे लिमिटेशंस थी जो वो हटा दी गई हैं। अब आप जहाँ चाहे जैसे चाहे उस तरीके से अपना ट्रेड कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या सुधार किए गए, कर में क्या सुधार किया गया। रिडक्शन इन टैक्सेशन, यानी भारतीय सरकार ने करों में कमी कर दी। इससे पहले तक क्या हो रहे थे, तो जो टैक्स पे करने पड़ रहे थे उनकी जो रेट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हम सारी चीजें प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड को थोड़ा इजी बनाना चाहिए। ट्रेड को इजी बनाने के लिए जो टैक्स रेट थी उन सबको थोड़ा सा कम कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कर चुकाने की प्रक्रिया को आसान। अगर टैक्स पे करने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होगी तो लोग चोरी करेंगे, है ना, टैक्स की चोरी करेंगे। इसकी वजह से जो टैक्स पे करने का प्रोसेस था उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाया गया ताकि लोग आराम से टैक्स को पे कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, व्यापार व निवेश नीति में सुधार। इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मात्रात्मक रोक को हटाना। इसका मतलब ये होता है जो लिमिटेशन थी कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, वो सब हटा दिया गया। अब आपका जितना मन करे आप इंपोर्ट आराम से कर सकते हो। जो क्वांटिटी थी, पहले क्वांटिटी के ऊपर लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को हटा दिया गया कि आप सिर्फ इतना कर सकते हो ट्रेड, वैसा नहीं था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसकी मदद से फॉरेन एक्सचेंज आ सके। मैंने यहाँ पे इसीलिए ये चीजें ब्रैकेट्स में लिखी है ताकि आपको जब आपको ये नोट्स PDF में मिल जाएगा
तो आपको इजी रहेगा आपको एग्जाम टाइम में समझने के लिए। जो अननेसेसरी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उनको कम कर दिया गया, उनको हटा दिया गया काफ़ी जगह से, और इससे ताकि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर आ सके हमारी कंट्री में। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज। सेम जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए हटा दिया गया लिमिटेशंस, ऐसे ही इम्पोर्ट ड्यूटीज के लिए भी लिमिटेशंस को हटा दिया गया, क्योंकि ये देखने को मिल रहा था कि हमारे इंडिया में उतनी नई टेक्नोलॉजीज की मशीनरी या फिर जो और भी प्रोडक्शन की चीज़ें थी वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो इजीली हम बाहर से परचेज कर सकते थे, और उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। बेसिकली मतलब ये है कि ट्रेड को बहुत ज़्यादा इजी बनाने की पूरे तरीके से कोशिश की गई थी। इसके बाद में हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया है। लिबरलाइजेशन इस पूरे चैप्टर का बड़ा टॉपिक था। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में निजीकरण। मैंने यहाँ लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। निजीकरण से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के व्यवसाय एवं सेवाएं, मतलब व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस और सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज के स्वामित्व को, ओनरशिप को, प्रबंध को, नियंत्रण को निजी क्षेत्र में सौंपना। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में और इजी करके बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने पूरा काफी हद तक जो कंट्रोल था, मैनेजमेंट था, ओनरशिप थी, वो किसको दे दी थी? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी थी। कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो पुराने रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे 1947 से लेके 1990 तक, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। आप जानते हैं जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर्स का मतलब एंट्री होती है वहाँ पर थोड़ा जल्दी डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है, तो वही सब चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिली, और गवर्नमेंट ने जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, जो सर्विसेज हैं, उनमें जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, वो प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। अभी भी आपको जो लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे, अभी भी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको करनी थी। उसके बाद ये बस प्राइवेटाइजेशन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो और ये इसमें कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। काफ़ी छोटा टॉपिक है, पहले हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला देख लेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। अब तक क्या था कि आपको पता ही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था सिर्फ हम उसे इंडिया की इकोनॉमी का मतलब है सिर्फ इंडिया तक ही उसको सीमित रख रहे थे ना, हम बहुत ज़्यादा इतनी सारी अननेसेसरी बैरियर्स लगे हुए थे, इतनी सारी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंसिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, उस सबको हटा दिया गया। उसको देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। मैं एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ लेती हूँ यहाँ पर। It means integrating the economic with the economy of the world. इसमें 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 2 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, आपको काफी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सभी बैरियर्स को हटा दिया गया। जिसका जितना मन करे आप बाहर जाकर उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कोई भी चीज आप बाहर से मंगवा सकते हो, बाहर के देशों में अपना सामान सप्लाई कर सकते हो, बेच सकते हो। वो सारे बैरियर्स जो कि पहले थे उनको हटा दिया गया था। सेकेंड वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। जो जहाँ ट्रेड करना चाहता है वो वहाँ आराम से ट्रेड कर सकता है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, आप जैसे चाहें अपने तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे LPG तीनों टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इनका PDF मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं इसमें, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आउटसोर्सिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है बाह्य प्रापण। पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कंपनी किसी बाहरी स्रोत संस्था से सेवाएं प्राप्त करती है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज ऑफ थर्ड पार्टी। अगर मेरा कोई एक्स्ट्रा वर्क मेरे मेन वर्क पे इफेक्ट डाल रहा है,
तो हम उस काम को किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, तो वो उन्हें बाहर के लोगों से करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें इंडिया को बाहर से काम मिलने लगा, उसके कुछ रीजंस थे। जैसे उसमें पहला रीज़न मैंने लिखा है यहाँ पे, बाहरी संस्थाएं भारत से ये सेवाएं क्यों ले रही हैं। अगर ये इस तरीके के क्वेश्चंस, वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनकर नहीं आते, वो तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। तो थियोरेटिकल आपको ये थ्योरी में पूछा जाएगा, आप उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो लो वेज रेट, यानी इंडिया में जो लेबर है वो बहुत कम दाम में मिल जाती है। इंडिया में जो लेबर के रेट्स हैं वो काफी बाहर की जगहों के अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बाहर की कंपनीज अपना जो एक्स्ट्रा वर्क है वो यहाँ पे इंडिया के लोगों से करवा लेते हैं और उसके बदले में उनको काफ़ी अच्छा पे करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है स्किल्ड मैन पावर। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत सारे कुशल लोग हैं, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उनको काम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो बाहर की संस्थाओं के लिए इस तरीके के काम कर सकते हैं और इंडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स की, फेमस सेक्टर्स की बात, जिनके लिए इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर के कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर है, कॉल सेंटर्स है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अकाउंटेंसी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। आप बाकी आपकी बुक में और भी सेक्टर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत छोटा टॉपिक, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। अब क्या हो रहा था कि इंडिया बाकी की कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रहा था, बाकी की कंट्रीज़ इंडिया के साथ में ट्रेड कर रही थी, तो उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं, वो इन सब पर कड़ी नज़र रख रहा था कि ताकि एक दूसरे को कोई धोखाधड़ी ना हो। एक बार यहाँ पढ़ लेती हूँ। विश्व व्यापार संगठन का कार्य है पूरा विश्व आपस में व्यापार करे, उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। इस पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है? WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO क्या स्टार्टिंग से उसका नाम WTO ही था? नहीं, स्टार्टिंग में 1948 में इसका नाम था GATT, जिसमें 23 देश ऐसे थे जो इस पर इसके अंडर 23 देशों में इसकी नज़र थी और वो आपस में ट्रेड किया करते थे। बट 1995 से बात करें, ये 1948 से लेके 95 तक गेट ने काम किया, फिर इसको चेंज WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आज की डेट में 164 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर WTO की नज़र है, वो आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो इसके बारे में पूरे इन पर कड़ी नज़र रखता है। उसके बाद में अगर गेट की आपको फुल फॉर्म की बात करें तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। अगर इसके कुछ फंक्शंस देखें WTO के क्या काम होते हैं, तो फर्स्ट दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेडिंग करवाना। एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो किसका काम है? WTO का काम है। सेकेंड वाला दिया हुआ है इस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। पूरे सिस्टम को पूरे सिस्टम के लिए रूल्स बनाना। सिस्टम मतलब ट्रेड के सिस्टम की अगर बात करें तो पूरे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनके अंडर में रहकर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वाला है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, जो भी हम बिजनेस करते हैं, मतलब जो भी हम ट्रेड करते हैं, उस सब के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही साफ सुथरा रखना। मतलब हम कोई ऐसा ट्रेड ना करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो वो सब कौन ध्यान रखता है? WTO सबका ध्यान रखता है। ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर जिसका नाम है LPG
शॉर्ट में, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उनके अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उनका PDF भी मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।